हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज की अपनी इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन करेंगे। इसका पेपर कोड है E103। पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, यानी कि ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। सो गाइस, इस पेपर कोड के अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है वह है अधिगम के प्रकार। हमने इससे पहली वीडियो में भी अधिगम के प्रकारों का अध्ययन किया था। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से, यानी कि अलग अलग प्रकार बताए हैं इसके अधिगम के। सो आज का जो जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वह है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेने के विषय में, यानी कि इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 है सकेंद्रित अधिगम। कौन सा? सकेंद्रित अधिगम। सकेंद्रित अधिगम होता कैसे है, हम उसके बारे में जानेंगे। यानी कि वह कहते हैं कि किसी तटस्थ उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपन, यानी कि कोई चीज तटस्थ है, उसके साथ में कोई स्वाभाविक उद्दीपन को अगर जोड़कर, यानी कि उनको दोनों को आपस में जोड़कर अनुक्रिया प्राप्त करण सकेंद्रित अधिगम कहलाता है। यानी कि उनका कहने का सकेंद्रित अधिगम वही अधिगम है अगर किसी तटस्थ उद्दीपक या के साथ कोई स्वाभाविक उद्दीपक को जोड़ दिया जाए। यानी कि तटस्थ उद्दीपन के साथ किसी स्वाभाविक उद्दीपन को जोड़ दिया जाए तो ऐसे जो अधिगम होता है उसे सकेंद्रित अधिगम कहलाता है। वही सकेंद्रित अधिगम क्या है, कहलाता है। पेवलाव के अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा इस प्रकार सीखा जाता है। यानी कि जो पेवलाव ने अपना सिद्धांत दिया था उसी के अनुसार इसे भी सीखा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी क्या किया था, किसी तटस्थ उद्दीपक के साथ कोई स्वाभाविक उद्दीपन जोड़ दिया था, तो उसी को सकेंद्रित अधिगम कहा जाता है। फिर है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। नंबर 2 क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति एक ऐच्छिक अनुक्रिया करता है। यानी कि कोई चीज उद्दीपक होता है उसके प्रति क्या है, ऐच्छिक क्रिया करता है, यानी कि स्वाभाविक तौर से क्रिया करता है। हम मान लीजिए हम छोटे बच्चों को टॉफी देते हैं, टॉफी का लालच देते हैं, तो उस बच्चे की खुद की इच्छा होगी कि यानी कि उसके प्रति अनुक्रिया को करने की उसकी खुद की इच्छा है। हम उसे फोर्स नहीं कर सकते कि वह टॉफी के बदले किसी कार्य को करे या ना करे। उसकी जैसे ही हमने टॉफी दी, उसको लालच दिया कि आप ये चीज उठा कर लाओ या लाओ, लेकिन वह उसकी खुद की इच्छा है, जिसका परिणाम सुखद होता है। स्किनर द्वारा प्रतिपादित सक्रिय अनुक्रिया, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा सीखा, इसका उदाहरण है। यानी कि जब जो स्किनर महोदय थे उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि जब वो चूहे को उन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया था, तो जैसे वह उस पर लीवर पर पैर लगाता था तो उसे एकदम से खाना मिल जाता था। वो है उसके लिए क्या था, उद्दीपन था। फिर सरल श्रृंखला अधिगम। सरल श्रृंखला अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में एक क्रम में होने वाले अलग अलग कई उद्दीपक अनुक्रियाएं संबंधित सेट होता है। यानी कि क्या होता है,
अलग अलग से कई प्रकार के सेट होते हैं अनुकूलित और उद्दीपक संबंधी। जैसे ही एक को वह पूरा करता है तो वह दूसरे के पास चला जाता है। गामक अधिगम में इस प्रकार का अधिगम होता है, यानी कि जो गामक अधिगम है वह उसमें भी इसी प्रकार का अधिगम होता है, या गामक अधिगम की तरह ही इसमें अधिगम होता है। जैसे कार चलाना, वाग बजाना, पेड़ पर चढ़ना आदि। यानी कि क्या होता है, कार चलाना, वाग बजाना, यानी कि एक के बाद एक स्टेप पर उसको जाना होता है, तो उसे सरल श्रृंखला अधिगम यानी कहा जाता है। यानी कि श्रृंखला कहते हैं पंक्ति वाइज, यानी कि लाइन को श्रृंखला कहते हैं, एक श्रृंखला में खड़े हो जाइए, ठीक है। तो जो कार चलाना है, पेड़ पर चलना है, इस प्रकार के उदाहरण होते हैं। फिर है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। नंबर 4 है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में उद्दीपक अनुक्रिया का ऐसा क्रम होता है जिसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है, यानी कि मुंह से बोलने वाली जो अभिव्यक्ति है वह निहित होती है। जैसे कविता याद करना, गणित के सूत्र याद करना, शब्दार्थ याद करना आदि, यानी कि शाब्दिक अभिव्यक्ति इसमें निहित होती है, क्योंकि जो शाब्दिक साहचर्य का अधिगम है उसके अंदर किसी भी चीज को मौखिक याद करना होता है, क्योंकि कविताएं हम याद कर रहे हैं, उस चीज को हम सीख रहे हैं और उसे भी मौखिक तौर पर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। यह शाब्दिक साहचर्य अधिगम कहलाता है। फिर है विभेदीकरण अधिगम। नंबर 5 है विभेदीकरण अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति अलग अलग उद्दीपनों के प्रति अलग अलग अनुक्रियाएं करना सीखता है, यानी कि अलग अलग उद्दीपन होते हैं और वह उन उद्दीपनों के प्रति अलग अलग ही काम करता है, यानी कि अलग अलग ही अनुक्रियाएं सीखता है। जैसे फुटबॉल एवं बास्केटबॉल में अंतर सीखना या समांतर और असमांतर रेखाओं के अंतर को सीखना। अब ये मान लीजिए हम बालक को सिखा रहे हैं, ये क्या है, ये स्क्वायर है और ये आयत है, यानी कि ये वर्ग है और ये आयत है। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी और ये 4 है तो ये भी 4 होगी। लेकिन वर्ग में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वह इन सभी चीजों का क्या है, आपस में अंतर करना सीख जाता है। किसके द्वारा, विभेदीकरण के, यानी कि वह में विभेद कर लेता है। क्या विभेद करता है कि ये आयत है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और ये वर्ग है। इस प्रकार के से किसी भी बात को सीखना विभेदीकरण अधिगम कहलाता है। यानी कि कौन सी चीज समान है, कौन सी असमान है, उन सभी चीजों में। अब ये देख लीजिए, खेल तो एक ही है, यानी कि फुटबॉल और बास्केटबॉल, यानी कि लेकिन वह उनमें अंतर कर लेता है। फुटबॉल से क्या पैरों से खेला जाता है और बास्केटबॉल से हाथों से खेला जाता है। तो इसीलिए जब इन सभी चीजों में अंतर करना बालक सीख जाता है तो वह विभेदीकरण अधिगम कहलाता है। फिर हमारा है संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर किसी विशेष अर्थ को समझा जाता है, यानी कि बहुत सारी वस्तुएं दे दी जाती है और उन सभी वस्तुओं के जो गुण हैं, यानी कि जो सामान्य गुण हैं, उन सभी के आधार पर उनमें से किसी विशेष अर्थ को निकाला जाता है या उसका विशेष अर्थ को समझा जाता है। जैसे शीर, चीता, लोमड़ी आदि के लिए विशेष अर्थ
जानवर होते हैं। क्या होता है, यानी कि हमने बहुत सारे जानवरों को दिखाया और कहा कि ये सब जानवर है, तो बालक क्या करेंगे देखने के बाद, यानी कि ये गाय है, हम अपने घरों में भी देखते हैं, लेकिन जो शेर, चीता, भेड़िया है इन्हें हम नहीं देखते, तो ये कहाँ रहते हैं, यह जंगलों में रहते हैं। इन सभी चीजों को सीखना क्या कहलाता है, संप्रत्यय अधिगम कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है नियम अधिगम। 7 नंबर है नियम अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में दो या दो से अधिक संप्रत्तियों के मध्य किसी नियमित संबंध को खोजा जाता है, यानी कि दो संप्रत्ति दे दिए जाते हैं, उनमें से दोनों में से किसी भी उनके जो मध्य, उनके जो बीच में कोई नियमित संबंध होता है, यानी कि दोनों में अगर कोई संबंध होता है, उन सब चीजों को खोजा जाता है। अब ये देखिए, ये मार्कर है व्हाइट बोर्ड पर लिखने वाला और एक परमानेंट मार्कर है, इनके आपस का क्या संबंध है, यानी कि काम दोनों एक ही कर रहे हैं। ये यानी कि इससे हम लिखे हुए को आसानी से साफ कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम परमानेंट मार्कर से लिखेंगे तो उसको हम आसानी से साफ नहीं कर सकते हैं। तो उनमें आपस में संबंध क्या है, दोनों ही लिखने का काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। तो ये सभी क्या है, नियम अधिगम होते हैं। जैसे बालक द्वारा गणित एवं विज्ञान के नियमों को सीखना। बालक क्या करते हैं, गणित के नियम अलग होते हैं और विज्ञान के नियम अलग होते हैं, उनको जब बालक सीख जाता है तो वह उनमें अंतर कर लेता है, दोनों के आपस में संबंधों के आपस में खोज करता है, लेकिन नियम अलग अलग है। फिर हमारा समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम, इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति किसी नियम का उपयोग करके किसी समस्या का समाधान करता है, यानी कि बच्चे को एक गणित की समस्या दे दी गई है, यानी कि हम किसी भी बच्चे को गणित की समस्या दे देते हैं, यानी कि ये बताइए कि 10 लड़के हैं, यानी कि 10 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, इतने बुजुर्ग यानी कि 25 बुजुर्ग हैं, इनमें हमने यानी कि इन सभी में हमने 100 लड्डू बराबर बराबर बंटवाए। क्या है, 100 लड्डू बराबर बराबर बंटवाए, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने लड्डू मिले। तो इस तरह की कोई समस्या दे दी जाती है और बालक उन समस्याओं को यानी कि उनमें क्या करता है, नियमों का उपयोग करता है और समस्याओं का समाधान करता है। नियम कैसा होगा, इसमें यानी कि जो गणित के फॉर्मूले हैं उनका प्रयोग होगा, यानी कि सूत्रों का प्रयोग होगा। हम गणित के नियम लगाएंगे, यानी कि पहले सभी को प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे, इन सभी को प्लस करने के बाद जितने भी संख्या आएगी उनको 100 से डिवाइड करेंगे, तो जिससे हमारे सामने क्या आएगा, एक बच्चे को लड्डुओं की संख्या आ जाएगी। तो इन सभी को क्या होता है, यानी कि नियम का उपयोग करके बालक इस समस्या का समाधान कर लेता है और एक नए तथ्य को सीखता है। यह सबसे ऊपर का क्रम का अधिगम होता है। इस अधिगम के लिए उपरोक्त सभी 7 क्रमों में वर्णित अधिगमों की प्रक्रिया द्वारा सीखना आवश्यक होता है। गेने द्वारा बताए गए उपरोक्त 8 प्रकार के अधिगम में क्रम बनता है, अर्थात पहले क्रम में सकेंद्रित अधिगम के तो अंतिम क्रम में समस्या समाधान अधिगम है। प्रत्येक क्रम में अधिगम की प्रक्रिया उसके आगे आने वाले क्रम में अधिगम के लिए आधार का कार्य करती है। यानी कि क्या करती है, जो गेने महोदय ने ये क्रम से अधिगम दिए हैं, जब हम यह अधिगम सीख लेता है बच्चा, अधिगम करना सीख लेता है सकेंद्रित, तो इस अधिगम को सीखने के लिए यह इसकी हेल्प करता है और फिर इस अधिगम को सीखने के लिए यह इसकी हेल्प करता है। तो गेने महोदय की जो क्रमबद्ध है
इसके लिए अधिगम के लिए उसका आधार का कार्य करती है, यानी कि उससे पहले वाला अधिगम उसका जो आधार बनती है। अर्थात किसी भी कर्म में अधिगम की प्रक्रिया के लिए उससे पूर्व के कर्मों की अधिगम की प्रक्रिया का अधिगम आवश्यक है। गेने के उपरोक्त अधिगम वर्गीकरण की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चौथे क्रम में से 8वें क्रम तक के अधिगम की प्रक्रिया व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि नंबर 4 से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक यह क्या है, व्यक्ति के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व की प्रथम 3 अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं वह चौथे क्रम में अधिगम की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण करती है, यानी कि जो 3 है यह इसके लिए क्या करती है, पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। सो गाइस, हमारा जो यह टॉपिक था वह पूरा होता है। हम अपने नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।